ये वॉल है, ठीक है, ये कार है मोशन कर रही है और ये वॉल है। अब इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इको का, यहाँ पर ये वेव जो इमिट कर रही है, जो भी वेव इमिट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ पर जब आपके पास ये वेव्स आके गिरेंगी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यानी आप ये वॉल है इसको ये मान सकते हो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है ये, और ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। इसके लिए इसको फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, आपने सुबह कंडीशन लिखी थी कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तब फ्रीक्वेंसी कितनी होती है अपेरेंट, न्यू डैश इक्वल टू क्या होती है, न्यू इंटू वी अपॉन वी एस, ये सोर्स हो गया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आएगी जो इस दीवार पे आपको सुनाई देगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में रिफ्लेक्शन होगा, वापस वेव का रिफ्लेक्शन होगा, तो अब आपके पास क्या होगा, इस रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी एन डैश डिफरेंट होगी, सॉरी एन न्यू डबल डैश कर देते हैं। यहाँ पर जो आ रही थी, जो दीवार को सुनाई दे रही थी, यानी दीवार के भी कान होते हैं, तो उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी, वो फ्रीक्वेंसी, हाँ भाई उसको सुनाई दे रही है, तो फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई दे रही थी वो क्या दे रही थी, न्यू डैश। अब यहाँ से वापस वेव जो रिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, जो इसको सुनाई देगी, इसको डिफरेंटली सुनाई देगी, वो फ्रीक्वेंसी आपने क्या मान ली, न्यू डबल डैश है। अब आप ये बताओ, अब आप इस गाड़ी को भूल जाओ, अब आपके पास ये क्या हो गया है, सोर्स हो गया है, और ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर। रिफ्लेक्शन के केस में यही हो गया, यहाँ से ये वेव इमिट कर रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी से, न्यू डबल डैश से, यहाँ पर आपके पास ये क्या हो गया, सोर्स। कंडीशन कौन सी बन गई, आपके पास सोर्स रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अब उल्टी हो गई सिचुएशन, सोर्स रेस्ट पर है और क्योंकि दीवार तो रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है, उसके लिए न्यू डबल डैश क्या होगा, न्यू डैश इंटू वी प्लस वी नॉट। वी नॉट क्या होगा आपके पास, ऑब्जर्वर अपॉन वी, ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैंने वॉल बोल दिया, तो पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी ये तो आपके पास क्या हो गई, ये वॉल की हो गई, ठीक है। वॉल के लिए आपके पास देखो अब, या फिर सिंपली इसको कर लो, न्यू डबल डैश आपके पास, न्यू डैश ये है और न्यू डबल डैश आपके पास ये है, इससे न्यू डैश की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, इस वाली से ये वाली वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो ये न्यू डबल डैश जो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय दिस कार, ये क्या हो जाएगी, न्यू इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू आपके पास ये क्या है, न्यू प्लस वी प्लस वी नॉट बाई वी। ये ध्यान रखना आप, ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, सारी वेलोसिटी। वी से वी कैंसिल हो जाएगा। ये मॉडल में डिफरेंट वे में दे रखा है, मॉडल में आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। न्यू डबल डैश आपके पास क्या हो जाएगा, न्यू इंटू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस, ठीक है। ये इस वे में आप क्या करते हो, इस वे में आप जो सोर्स है उसमें रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी आप पता कर लेते हो, रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी आप पता कर लेते हो। ये आपके पास डॉपलर इफेक्ट है लाइट में, इको में, ठीक है, क्योंकि उसमें मॉडल में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, रियल अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ये अलग अलग दे रखा है, तो आपको उसमें नहीं जाना है। यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी इसकी एन है या न्यू है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी न्यू डैश, ये रिफ्लेक्ट करेगा, इसको वापस से सुनाई देगी न्यू डबल डैश। तो आपको यही करना है। पहली वाली कंडीशन में ये सोर्स है, मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में सोर्स जो है वो रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। बस उसमें आपको लिखना है दोनों वैल्यू और उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास रिफ्लेक्शन है। अच्छा, इसमें बीट भी निकाल सकते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होती है, n2 माइनस n1। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है, बीट फ्रीक्वेंसी ये आपके पास क्या हो जाएगी,
न्यू डबल डैश माइनस न्यू डैश। लेकिन ऐसे ये थोड़ा करेंगे सर, न्यू डबल डैश तो कम होगी ना फ्रीक्वेंसी। क्यों, ये ज़रूर थोड़ी है, वो तो डिपेंड करता है ना। यहाँ पर एक बात बताओ, रिफ्लेक्टेड वेव थी साउंड की, रिफ्लेक्टेड वेव में अपन ने स्ट्रिंग में देखा था, रिफ्लेक्टेड वेव में डिफरेंस कितना आता है फेज का, फेज का पाई, यानी डायरेक्शन ही तो चेंज कर रही है वो। उसके अलावा और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, वेवलेंथ वगैरह तो सब सेम है उसकी, और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। यानी रिफ्लेक्शन के केस में आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी ज़रूर चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सोर्स डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट सोर्स से आपके पास फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पर आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी अगर निकालो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इससे अपोजिट फ्रीक्वेंसी, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, उन फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस को ही आप क्या बोलते हो, बीट बोलते हो। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस न्यू डबल डैश आपके पास क्या है, न्यू डैश इंटू, अच्छा न्यू डबल डैश अपन ये इसमें लिख दें, न्यू इंटू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस माइनस वी डैश कितना है, न्यू इंटू वी माइनस वी एस। इसको आगे सॉल्व कर लो, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा वी माइनस वी एस, और ये न्यू वी प्लस न्यू वी नॉट माइनस न्यू वी, कितना हो गया, ये चला गया सर, न्यू से ये गया, और ये हो जाएगा न्यू वी नॉट अपॉन वी माइनस, ये आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बीट की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस निकालना है, दैट इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। समझ में आ गई ये बीट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके बाद है आपके पास कंडीशन फॉर जब आप डॉपलर इफेक्ट नहीं सुन पाते, वो क्या क्या कंडीशन होती है। देखो कल मैंने एक चीज़ बताई थी, डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए लाइन ऑफ साइट लेते हैं अपन। लाइन ऑफ साइट याद है, सोर्स और ऑब्जर्वर को जो लाइन मैच करती है वो। मान लो ये गाड़ी है और ये सायरन बजा रही है और यहाँ पर सोर्स है, ऑब्जर्वर मान लो यहाँ की बजाय क्या है आपके पास, यहाँ पर है ऑब्जर्वर, और ये वेलोसिटी v से इधर मूव कर रही है। कंडीशन यही है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर रेस्ट पर है, गाड़ी मूव कर रही है, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, इसकी केस तो वही बनता है व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यही बनता है। अब लेकिन वेलोसिटी आप लाइन ऑफ साइट वाली साइड में लोगे, यानी अगर मान लो ये इस तरह से आपके पास ये लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल थीटा है, तो इस v का कंपोनेंट ही क्या हो जाएगा, v cos थीटा, यानी ये सोर्स जो है ये v cos थीटा से ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, v cos थीटा से ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, न्यू इंटू वी अपॉन वी माइनस वी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ये वी एस है ना, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, वी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी आ गई अपेरेंट। अब ये बताओ, क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तब डॉपलर इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कॉस 90 की वैल्यू 0, ये टर्म 0, v अपॉन वी 1, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इक्वल टू क्या आ गई, न्यू, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, थीटा इक्वल टू 90 का मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर न्यू डैश इक्वल टू न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब डॉपलर इफेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है, हाँ क्या हुआ,
अब सर वहाँ से कहाँ आ रही है ये सामने ये हो सर उसको आगे साइड में डाल दो सुनेगा नहीं उसको सुनेगा नहीं सुनेगा नहीं। जैसे देखो सर्कुलर इफेक्ट नहीं होगा। डॉपलर उसको सुनेगा पर उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वली रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा ना, उसमें 90 डिग्री पे नहीं आएगी। 90 डिग्री पे आपको सेम फ्रीक्वेंसी पे सुनेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी। हाँ बताओ एग्जाम्पल। हाँ हैं हाँ गाड़ी ऐसे जा रही है। एक मिनट सुनो सुनो सुनो, आप ये कह रहे हो आप रोड पे खड़े हो। हेलो सर, क्लास में हूँ सर। सर 4 से 5 सर जूलॉजी की क्लास है डॉक्टर साहब की। 4 से 5 जूलॉजी की क्लास है डॉक्टर साहब की। अगर मानो ज़्यादा ही सुनो भाई, अब हाँ क्या बता रहे थे तुम? 90 डिग्री पर जैसे गाड़ी ऐसे आ रही है और आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, गाड़ी ऐसे आ रही है, क्या हमेशा वो 90 डिग्री एंगल रहेगा आपसे? एक बार होगा, जब वो 90 होगा ना तब आपको नहीं सुनाई देगी। लेकिन जब एंगल चेंज हो रहा है, डॉपलर हाँ एक मोमेंट के लिए नहीं होगा। जब एग्जैक्टली एंगल, क्या एंगल आपके पास, जैसे मान लो ये गाड़ी है, आप यहाँ पर खड़े हो, है ना, जब आप आगे जा रहे हो तो एंगल क्या चेंज नहीं हो रही है? एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होता होता एंगल चेंज होता होता आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब आपके पास एंगल में वेरिएशन ना हो तब आपको डॉपलर इफेक्ट मिलेगा, तब आपको मिलेगा। लेकिन मिलेगा मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ना कि भाई गाड़ी क्या हॉर्न सुनाई नहीं देगा? अरे सुनाई देगा, लेकिन वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। लेकिन अगर एंगल आप चेंज करवा रहे हो तो आपको वेरिएशन मिलेगा, उसमें डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन एट दैट इंस्टेंट जब एंगल आपके पास क्या हो, 90 डिग्री होगा, उस कंडीशन पे नहीं सुनेगा। अब गाड़ी को अगर आप 90 डिग्री के एंगल पे ही रखोगे तो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी सुनेगी। अगर आप एंगल चेंज करवाओगे तो आपके पास क्या होगा? डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व करोगे। हाँ बताओ क्या? ऐसे इंस्टेंट पर लेंगे, जैसे सामने से कटा रहा है मैं तो एक इंस्टेंट किसी पर लेंगे तो उसकी तो फ्रीक्वेंसी तब तो सेम होगी, तो आगे चलूंगा तभी कम होगी, ज़्यादा है कम होगी। हाँ एक इंस्टेंट पर तो सेम रहेगी, सेम रहेगी। हाँ हाँ आप कैसे बता रहे हो भाई? आप कैसे चलोगे? ट्रक सामने से आ रहा है तो आप एंगल थीटा का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, आप सामने से आ रहा है, लाइन ऑफ साइट हो गया वो तो। इसमें भी इंस्टेंट भी नहीं तो इफेक्ट ना इसमें क्यों? इसमें कैसे नहीं होगा भाई? अगर मान लो ये यहाँ पर खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, एंगल थीटा क्या हो गया? 0। थीटा 0 हो गया तो v माइनस वी एस आपके पास डॉपलर इफेक्ट आ गया। जब आप यहाँ पर खड़े हो लाइन ऑफ साइट में, तब तो आप ऑब्जर्व करते ही हो, तब तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन आप 90 डिग्री पर हो, एंगल 90 डिग्री है, तब उस कंडीशन में एट दैट मोमेंट आपको डॉपलर इफेक्ट नहीं सुनाई देगा। सिंपल सी बात है ना? अभी भी डाउट है? हाँ बताओ। दोनों रेस्ट पर हैं तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में हाँ रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। मैंने बताया था डॉपलर इफेक्ट के लिए, अगर देखो आप भी चल रहे हो, आपके पीछे पीछे गाड़ी भी चल रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर सेम है तो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। डॉपलर इफेक्ट के लिए दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, अदरवाइज डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। रिलेटिव मोशन होनी चाहिए दोनों के बीच में, रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, ये डॉपलर इफेक्ट के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अच्छा, एक आपके पास ये इसमें पॉइंट दे रखा है, सोर्स है और ऑब्जर्वर है, तो दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी तो आगे तो सुनो
आगे भी तो कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। तो चीज़ के भी पास तो दो हाँ, तो दोनों आपके पास ऑब्जर्वर और सोर्स जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में हवा चल रही है बहुत स्पीड से। तो तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, हवा चल रही है उसको चलने दो, लेकिन 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 हाँ नहीं, तो उसको कानों में नहीं ले जाएगी, क्योंकि जितना वो हवा उसके कानों में ले जाएगी उतना हवा उस ऑब्जर्वर को भी आगे ले जाएगी, इसलिए दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और जब कांस्टेंट रहता है तब डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, दोनों कौन जा रही हो अपोजिट डायरेक्शन में? सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरे को ये बताओ डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे रह सकता है उनके बीच में? होगा, बिल्कुल होगा। डॉपलर इफेक्ट नहीं होने के लिए डॉपलर इफेक्ट नहीं होने के लिए दोनों के बीच में डिस्टेंस का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो होगा, और कांस्टेंट है तो नहीं होगा। ठीक है, ये डॉपलर इफेक्ट है, यानी ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। सोर्स और ऑब्जर्वर ये डिस्टेंस अगर फिक्स रहे तो नहीं होगा, हैं? यही सीखा था। चलो ठीक है, और वे ऑप्टिक्स तो अब सीखी है वेव ऑप्टिक्स अभी सीखी है। तो 12th के एग्जाम में क्या करके आए थे आप? सर वही सर मॉनिटरी टाइम आईडी सीट लो ये आईडी बस 11th में सर वे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट इसमें वे ऑप्टिक्स में बताया बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन का मुद्दा। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। लाइट में डॉपलर इफेक्ट के लिए आप सिंपली ये लिख सकते हो, एंड है जो फॉर्मूला दे रखा है n इंटू 1 प्लस वी ओवर सी अपॉन 1 माइनस वी ओवर सी और इसकी पावर 1/2। ये किस कंडीशन में है? जब अप्रोचिंग हो, जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हों। मोनू ऊपर नेगेटिव है, इन साइन का ध्यान रखना। मैं तो गलती कर देता हूँ, आप मत करना। और इससे मेरे को ये सीख मिलती है कि कभी किसी की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वेवलेंथ का है, तो ध्यान से देखा करो, जो चीज़ देखनी हो वही देखा करो। n डैश इक्वल टू n इंटू ये सेपरेशन में है, जब एक दूसरे से दूर जा रहे हों, जब एक दूसरे से दूर जा रहे हों। ये इसका तो बड़ा खतरनाक काम है। लैम्डा में लैम्डा डैश जो है वेवलेंथ अपोजिट हो जाएगी, लैम्डा इंटू 1 माइनस वी ओवर सी अपॉन 1 प्लस वी ओवर सी, बस इसमें भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये लाइट के लिए है। इसके बाद है डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट देख लो। रिसेशन का मतलब क्या है? रिसेशन का मतलब क्या है? हाँ, तो कहीं आप पेपर में सोचो ये क्या आ गया नया, ये तो कराया ही नहीं था, है ना। डॉपलर शिफ्ट है, डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट क्या होता है? कौन डॉपलर शिफ्ट हो जाता है अपनी जगह? वो शिफ्ट नहीं, इसमें रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट होता है। जैसे किसी भी लाइट के लिए, लाइट जैसे मान लो कोई भी लाइट आ रही है ना, किसी भी स्टार से कोई लाइट आ रही है, उसकी मीन वेवलेंथ पे आप उसका स्पेक्ट्रम लेते हो, मीन वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रम लेते हो। स्पेक्ट्रम जो लोगे, मीन वेवलेंथ यानी इसमें सभी वेवलेंथ्स हैं, कोई मैक्सिमम है, कोई मिनिमम है, कोई मैक्सिमम मिनिमम है। मीन वेवलेंथ के लिए जो स्पेक्ट्रम लोगे
वो स्पेक्ट्रम क्या होगा, उस स्पेक्ट्रम में आपके पास अरेंजमेंट कैसे होता है, इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर ये सोर्स इसकी तरफ मूव करे यानी रिलेटिव मोशन हो तो आपके पास यहाँ पर वेवलेंथ में चेंज मिलता है, और वो वेवलेंथ में चेंज यानी आपके पास आनी चाहिए थी मीन वेवलेंथ ये, लेकिन वो जब ये दूर जाएगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, जब ये पास आएगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हर कलर के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ डिफरेंट है। जब आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी तब आपके पास किस साइड में ये शिफ्ट हो जाएगी लाइन, ऊपर साइड में, यानी रेड वाली साइड में, उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तब ये नीचे वाली शिफ्ट, इसको वॉयलेट आपको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। तो आपके पास इसमें ये बोल सकते हो डेल्टा लैम्डा जो दे रखा है माइनस वी बाई सी या प्लस वी बाई सी इंटू लैम्डा, ये दे रखा है आपको। v जो है वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, और c जो है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा जो है उसकी मीन वेवलेंथ है, और ये शिफ्ट आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास ये तो आपके पास रेड शिफ्ट है ये, और उसमें माइनस हो जाएगा माइनस वी बाई सी इंटू लैम्डा, ये ब्लू शिफ्ट है, यानी ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसकी तरफ हो जाएगी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये डॉपलर शिफ्ट है, ठीक है, यानी रिलेटिव। लेकिन कौन हो जाएगा शिफ्ट, डॉपलर कर दो, शिफ्ट कर दो उसको तो, हाँ वेवलेंथ शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो ये आपके पास डॉपलर इफेक्ट है ना। अभी कल बात कर रहे थे सोनार और रडार की, वेरी गुड। सोनार तो आपको पता ही है, सोनार तो सबमरीन है, उसमें साउंड वेव का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, और हाँ सबमरीन में वेव साउंड वेव जाती हैं वापस रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, इको मेथड से आप वो कर लेते हो, क्योंकि सबमरीन भी सोनार से, अच्छा चट्टान का पता चलता है ओह हाँ वो गलत नहीं थी तो, हाँ रॉक और इसका पता लगाने के लिए काम में आता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गया आपके पास आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इतने डिस्टेंस पर क्या चलो कोई बात नहीं। और अच्छा ये बताओ, सबमरीन को छोड़ो, पहले चट्टान को लेते हैं। चट्टान है नीचे और ऊपर से आप किसी बोट में हो और उसमें से आपने वेव डाली हैं, तो उसमें कौन सी कंडीशन बनेगी, डॉपलर की कौन सी कंडीशन बनेगी उसमें, क्योंकि सिर्फ मोशन में है ना, सोर्स मोशन में ऑब्जर्वर वहीं पे है। अच्छा तो चट्टान ऑब्जर्वर ही तो है, चट्टान वेरी गुड। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया आपको, नहीं कोई इको वाला बनेगा। पहले आपकी बोट से जो है वेव जा रही है, यानी आप सोर्स हो, चट्टान ऑब्जर्वर है, वो रेस्ट पे है, वहाँ से फिर वो और वो हो जाएगा, और उस मेथड से आपने फ्रीक्वेंसी निकाल रखी है, कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात रडार कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्लेन होता है, प्लेन के ऊपर वेव जाती हैं और हिट करके वापस आती हैं, और वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि उनकी कितनी स्पीड है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसमें भी वही कंडीशन होगी। इस बार सोर्स जो है रेस्ट पर है, रडार जो है आप लेके थोड़ी घूमते हो, ये भाई आजा, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो कहीं एक जगह फिक्स रखते हो आप, लेकिन प्लेन जो है यानी जो वो मोशन में रहता है, तो आप उस पर पहले क्या होगा, इस वाली कंडीशन में पहले सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर मोशन में है, लेकिन अब क्या होगा, वहाँ से जब आएगी तब सोर्स मोशन में है और ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट पर, और उस कंडीशन में आंसर आ जाएगा। इसके बाद है शॉक वेव, लास्ट है शॉक वेव। शॉक वेव ये है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, शॉक वेव कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे चले तो आपके पास कोनिकल डिस्टर्बेंस बनता है, यानी इस टाइप का ये कोनिकल डिस्टर्बेंस बनता है, ये कोनिकल डिस्टर्बेंस बनता है। जैसे जेट फाइटर वगैरह प्लेन मोशन करते हैं ना, तो अपने पीछे कोनिकल डिस्टर्बेंस वो बनाते हुए चलते हैं। आपने देखा होगा जेट फाइटर जो होता है, जैसे आप ये कह सकते हो ना, हाँ
है हैं? ना बोलो। अरे सिर्फ तो मैंने मेरी चट्टान वाली बात बोल रही थी। आप सुनो, अरे आपने देखा है वो, conical shape का, अरे सुनो मेरी, conical shape in the sense वो जो plain conical shape का होता है ऐसे। नहीं, प्लेन के पीछे कुछ लगा होता है, वो कॉनिकल शेप का होता है। हाँ, वो होता है ऐसे। और वो क्या होता है? Plain का पैर। अरे आपने जो ये क्या बोलते हैं जिनको, नेवी वाले बड़े बड़े वो होते हैं ना, जिसके ऊपर से प्लेन टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट, वेरी गुड। समुद्र में एयरपोर्ट होता है, देखो। अरे वो बड़े बड़े बोट होते हैं, बोट नहीं उनको शिप कह सकते हो, है ना, नवल शिप जो होते हैं, है ना, उनके ऊपर से वहाँ पर वो उनका होता है, हेलीपैड होता है, वहाँ से प्लेन टेक ऑफ करते हैं, जेट फाइटर जो है वो टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं। जब लैंड करते हैं ना तो उनको इतना बड़ा वो डिस्टेंस नहीं मिलता है, वो स्पीड को मिनिमम करने के लिए इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं मिलता है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या करते हैं, अपने पीछे पैराशूट लगाते हैं, और जब वो लैंड करते हैं तो वहाँ लैंड करते ही पैराशूट को खोल देते हैं। तो पैराशूट क्या प्लेन के पीछे कोनिकल शेप में है? प्लेन तो कोनिकल शेप में है ना। वैसे ही जब प्लेन चलता है तो उसके पीछे कॉनिकल डिस्टर्बेंस बनता है। वो किसके लिए? सिर्फ जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड से मोशन करें, दैट इज़ सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो, ठीक है। तो कॉनिकल डिस्टर्बेंस बनता है। ये मान लो रेडियस आर है, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, कई बार है ना जो पायलट वगैरह होते हैं ना, उनकी हेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हाँ, इसीलिए वो लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, ओ सॉरी वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो, अरे वो हेलमेट ही होता है सिर्फ हमारे। हेलमेट नहीं होता, वो हेडफोन नहीं कह सकते उनको, हेडफोन वो उसके लिए, हाँ वो सुनने के लिए भी होते हैं और वो बाहर का साउंड रोकने के लिए भी होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आ रहा है, ये मान लो आपके पास एंगल थीटा है, कोनिकल में ये एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आपके पास क्या होगी, ये रेडियस क्या हो जाएगी ये, तो थीटा इक्वल टू आपके पास आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कौन सी ली है, देखो आपके पास ये रेडियस तो ली जाएगी ये वाली, और आर्क ली जाएगी ये वाली, हाँ तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होगा ना। कैरियर होता है, हाँ कैरियर होगा, हाँ एयरक्राफ्ट कैरियर। तो देखो ये आर्क अपॉन रेडियस है, आर्क अपॉन रेडियस है, इसमें आर्क क्या ले सकते हो आप, ये तो आर्क हो जाएगी, ये आर्क ले लो, और ये आपके पास 2 थीटा होगा ना, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा, और कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू आर्क, अगर आप ये ले रहे हो आर अपॉन रेडियस, रेडियस आप ये ले सकते हो, इसको एक्स मान लो, एक्स मान लो, है ना, ये हो जाएगा। अब आपके पास 2 थीटा इक्वल टू आर बाई एक्स है, यानी थीटा इक्वल टू आर ओवर 2x हो जाएगा, आर ओवर 2x। अब इसमें दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू वी बाई वी एस। इधर वेलोसिटी आपके पास ये है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो ये है, और ये वेलोसिटी इसकी दे रखी है, किसकी दे रखी है वेलोसिटी, कॉनिकल वेव फ्रंट है, और ये इसमें v बाई वी एस, वी बाई वी एस। देखो ये आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v ले रखा है, और ये साउंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, नोट साउंड। ये वेलोसिटी, कोई प्लेन जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, क्योंकि इसमें आपके पास डिस्टर्बेंस कॉनिकल हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट ले रहे हो, क्योंकि आपके पास ये वेव किस फॉर्म में है, ट्रांसवर्स वेव फॉर्म में, यानी आपके पास यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, वो इफेक्टिव है। तो उस कंडीशन में आपके पास आर्क अपॉन रेडियस ले रहे हो, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आर्क आपके पास हो गया v, और ये हो जाएगा वी एस, थीटा इक्वल टू वी बाई वी एस हो जाएगा। क्लियर है ये, थीटा इक्वल टू आप ले सकते हो v बाई वी एस। और इसमें इसको आप 1 अपॉन मैच नंबर बोलते हो, और मैक यो मैच जो भी है, मैक होता है, ठीक है, ये थीटा हो गया, ठीक है। और मैच नंबर जो मैक नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1,
लेस देन 1 होगा। मैक नंबर जो है लेस देन 1 होगा।